हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल फटाफट पढ़ाई में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग एनिमल फिजियोलॉजी की पहली यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है पाचन एवं अवशोषण, और इसे हम लोग नीट लेवल पर हिंदी मीडियम में पूरा कवर करने वाले हैं। देखो, अगर हम लोग कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हम लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इस यूनिट में हमें क्या पढ़ना है। तो देखो, यहाँ पर इस यूनिट में पाचन एवं अवशोषण में हम लोगों को 4 यूनिट पढ़नी है। सबसे पहले मनुष्य का पाचन तंत्र, उसके बाद भोजन का पाचन। मनुष्य के पाचन तंत्र में हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या सम्मिलित है, कौन कौन से अंग सम्मिलित है, कौन कौन सी ग्रंथियां सम्मिलित है। इसके अलावा भोजन का पाचन, फिर हम लोग देखेंगे कि भोजन का पाचन किस तरीके से होता है, कौन सा एंजाइम किस तरह के भोजन का पाचन करता है, जैसे प्रोटीन का पाचन कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट का कौन करता है, फैट का पाचन कौन करता है, और कौन से फूड का पाचन कहाँ पर होता है, ये भी हम लोग भोजन का पाचन जब पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। फिर है तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं पचित उत्पादों का अवशोषण। उसके बाद लास्ट पॉइंट रहेगा अपना पाचन तंत्र के विकार की डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है कौन कौन से विकार सम्मिलित है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अपच पढ़ेंगे, डिसेंट्री पढ़ेंगे, डायरिया पढ़ेंगे, जॉन्डिस या पीलिया पढ़ेंगे। इसी तरह के कई विकार या बीमारी जो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो चलो बिना देरी करते हुए हम लोग अपना पहला पॉइंट शुरू करेंगे, मनुष्य का पाचन तंत्र। और इसको करने से पहले भी हम लोग इसमें थोड़ा सा परिचय इसका देखेंगे, पाचन एवं अवशोषण का। क्यों? क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम पाचन और अवशोषण पढ़ रहे हैं तो उसमें पाचन क्या होता है, पाचन का मतलब क्या है। तो देखो, पाचन का जो मतलब है वो होता है कि जो जटिल पोषक पदार्थ है, जटिल पोषक पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल पोषक पदार्थों में जो बदलने की प्रक्रिया है उसे हम लोग पाचन कहते हैं। या फिर सिंपल लैंग्वेज में हम लोग कहें तो बड़े अणुओं को छोटे अणु, सरल छोटे अणुओं में जो कि अवशोषित हो सके उनमें बदलने की प्रक्रिया को हम लोग पाचन कहते हैं। अब जो बात आती है वो ये बात आती है कि पाचन जरूरी क्यों है। हमने ये तो देख लिया पाचन क्या है, उसके बाद जो पॉइंट आता है वो आता है कि पाचन क्यों जरूरी है। तो देखो, पाचन इसलिए जरूरी है कि हमारा जो शरीर है वो जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसे उसी फॉर्म में यूज नहीं कर पाता है, यानी भोजन को मूलभूत रूप में हमारा शरीर यूज नहीं कर पाता है। तो वो क्या करता है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पहले डिवाइड करता है, तोड़ता है, फिर उसके बाद यूज करता है। जैसे हमारा जो भोजन है उसमें मूलभूत जो घटक है हमारे, वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। वैसा इसके अलावा कुछ मात्रा में विटामिन और कुछ खनिज लवण की भी आवश्यकता हमें होती है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है, इन्हें जो है हमारा शरीर डायरेक्ट यूज नहीं करता है, नहीं कर सकता है। वो क्या करता है कि पहले इसका पाचन करता है, यानी इन्हें सरल अवयवों में तोड़ता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज में तोड़ेगा, फिर एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषण करेगा। इसी तरीके से प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद उसका अवशोषण होगा, और फैट को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। तो अब हम लोग सबसे पहला अपना जो पॉइंट शुरू करेंगे वो है मनुष्य का पाचन तंत्र। इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसका परिचय देख लेते हैं। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि नीट एग्जाम के अंदर जो है एनसीईआरटी जो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूरा जो कोर्स है, जो पेपर बनता है अपना नीट का, वो पूरा एनसीईआरटी से फ्रेम होता है। और यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी को भी पॉइंट बाय पॉइंट कवर करने वाले हैं। एनसीईआरटी से हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग इस टॉपिक का पहला पॉइंट, मनुष्य का पाचन तंत्र, शुरू करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट को कवर करने वाले हैं, जो कि मैंने एनसीईआरटी से ही उठाए हैं। और आप लोगों को पता है कि एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो देखो, अपना पहला पॉइंट क्या है कि भोजन सभी सजीवों की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। बिल्कुल सही बात है। जो भी जीव है
उसे भोजन की आवश्यकता होती है, बिना भोजन के वो जीवित नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि भोजन से हमें एनर्जी मिलती है और वही एनर्जी जो हम लोग अपनी दैनिक दिनचर्या में काम में लेते हैं। फिर उसके बाद देखो हमारे भोजन का मुख्य अवयव, हमारे भोजन का मुख्य अवयव 3 पदार्थ जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा है। इसके अलावा अल्प मात्रा में विटामिन और खनिज लवण भी है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। उसके बाद अगला देखो, भोजन से ऊर्जा कई कच्चे कायिक पदार्थ प्राप्त होते हैं जो वर्दी एवं ऊतकों की मरम्मत में काम आते हैं। तो देखो जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसका पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है और उससे जो एनर्जी हमें मिलती है वो एनर्जी हम लोग यूज करते हैं अपनी ग्रोथ में। इसके अलावा जो हमें कभी हमारा कोई भी टिश्यू क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसकी मरम्मत में भी इसका उपयोग होता है। इसके अगला पॉइंट देखो, जो जल हम ग्रहण करते हैं, भोजन के अलावा हम लोग जल भी ग्रहण करते हैं और ये जल जो है वो हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस, उपापचय प्रक्रियाओं में काम में आता है। तो जो जल हम ग्रहण करते हैं वो उपापचय प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और शरीर के निर्जलीकरण को भी रोकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, हमारा शरीर भोजन में उपलब्ध जैव रसायनों को मूलभूत रूप में उपयोग नहीं कर सकता है। पहले ही मैंने आप लोगों से बात की थी कि अपना जो शरीर है वो भोजन को उसी फॉर्म में यूज नहीं कर पाता है जिस फॉर्म में हम लोग उसे ले रहे हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट के रूप में नहीं यूज कर सकता, प्रोटीन को प्रोटीन के रूप में यूज नहीं कर सकता। पहले इनको छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ेगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट को फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज में तोड़ेगा, प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ेगा, फिर उन्हें काम में ले पाएंगे हम लोग। डायरेक्ट इन्हें हम लोग सीधा हमारा शरीर इन्हें यूज कर ही नहीं सकता है। तो हमारा शरीर भोजन में उपलब्ध जैव रसायनों को उनके मूलभूत रूप में उपयोग नहीं कर सकता है। अतः पाचन तंत्र में छोटे अणुओं में विभाजित, जो बड़े अणु हैं उन्हें छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाएगा, विभाजित किया जाएगा और साधारण पदार्थों में परिवर्तित किया जाएगा। उसके बाद हम लोग उसे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए पाचन की डेफिनेशन भी लिख दिया जो कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन है इसकी, और ये हम लोगों को याद करनी है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। क्या है देखो, पाचन जटिल पोषक पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल रूप में परिवर्तित करने की क्रिया को हम लोग पाचन कहते हैं। सिंपल फॉर्म में इसी को हम लोग कुछ इस तरीके से कह देते हैं कि बड़े बड़े कार्बनिक अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदलना या तोड़ना जो है वो पाचन है। अब देखो अगला पॉइंट कि हमारा पाचन तंत्र इसे निम्न विधियों से संपन्न करता है। कि पाचन तंत्र जो है वो पाचन को किन विधियों से संपन्न करता है, तो इसमें 2 विधि है, एक यांत्रिक विधि और एक रासायनिक विधि। देखो यांत्रिक विधि में क्या होता है कि जब हम भोजन अंतर ग्रहण करते हैं तो मुख गुहा बकल कैविटी में उसे रखते हैं, तो फिर जब हम लोग उस भोजन को दांतों से चबाते हैं तो जब भोजन को हम लोग दांतों से चबा रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, वो भोजन पिस रहा है, टूट रहा है, इसे हम लोग कहते हैं यांत्रिक पाचन। और रासायनिक की बात करें तो जो रसायन या एंजाइमों के द्वारा भोजन का पाचन होता है, जैसे मुख गुहा में टोल्यूइन एंजाइम है जो कि स्टार्च का पाचन करता है, भोजन में जो स्टार्च मौजूद होती है उसका पाचन करता है और उसे माल्टोज में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ एक एंजाइम काम में आ रहा है जो स्टार्च को मुख गुहा में माल्टोज में बदल रहा है, तो ये रासायनिक पाचन है। इसी तरीके से जब हम स्टोमक में जाते हैं तो प्रोटीन को पेप्सिन तोड़ता है, तो वो क्या है, रासायनिक पाचन है। तो इनकी हम लोग आगे बात करेंगे। बस अपने को इतना ध्यान रखना है कि हमारा पाचन तंत्र इन विधियों से संपन्न करता है, यांत्रिक और रासायनिक विधियों के थ्रू पाचन हमारा संपन्न होता है। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं मनुष्य का पाचन तंत्र, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैप्टर से हर साल 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल। तो मैं आप लोगों को अब जो भी पॉइंट पढ़ाऊंगा तो उनमें ये भी बताऊंगा कि कौन से टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों को वो तो याद करने ही करने हैं क्योंकि वहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। और अब इस चैप्टर का अपना पहला टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जो कि है मनुष्य का पाचन तंत्र। और यहाँ से हम लोग हर एक पॉइंट को डिटेल में पढ़ना शुरू कर देंगे।
देखो मनुष्य का पाचन तंत्र जो है वो आहार नाल और सहायक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बनता है? मनुष्य का पाचन तंत्र आहार नाल और सहायक ग्रंथियों से मिलकर बनता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आहार नाल की, किसकी? आहार नाल की। तो आहार नाल में जो है हमारे मुख से लेकर गुदा तक का पार्ट जो है वो आहार नाल के अंदर, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर सम्मिलित है। आहार नाल क्या है? मुख से गुदा तक का जो भाग है, तक का भाग, ये है आहार नाल के अंतर्गत सम्मिलित है। इसके अलावा सहायक ग्रंथियों की बात करें तो जो भी ग्रंथि पाचन के अंदर सहायता करती है वो सहायक ग्रंथियों के अंदर सम्मिलित है। सबसे पहले हम लोग आहार नाल को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग सहायक ग्रंथियों की बात करेंगे। आहार नाल, मुख से गुदा तक का भाग। अब देखो इसमें कौन कौन से भाग आते हैं। अब आप लोग जो है एनसीईआरटी साथ में लेकर बैठना और वहां पर आप लोगों को एक डायग्राम भी देखना है, साथ साथ न्यू मैं बता रहा हूं। उसमें आप लोग 258 नंबर पेज 11th की एनसीईआरटी और 16.1 डायग्राम जो है वो देखना साथ साथ। तो आहार नाल में क्या बताया? मुख से गुदा तक का भाग। इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं? पहला तो है मुख, ये वाला। इसके बाद इसके अंदर वाला ये बक्कल कैविटी, मुख गुहा। तो मुख जो है वो आगे मुख गुहा में खुलता है। किसमें? मुख गुहा। तो ये भी आहार नाल के अंतर्गत सम्मिलित है। मुख गुहा जो है वो आगे खुलती है ग्रैष्नी। किसमें? ग्रैष्नी, जिसे इंग्लिश में हम लोग फेरिंग्स कहते हैं। तो मुख गुहा में, मुख गुहा आगे खुलती है ग्रैष्नी या फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है वो आगे फूड पाइप या इसोफेगस, जिसे हम लोग ग्रैशिका भी कहते हैं, उसमें खुलती है। तो ग्रैशिका। ग्रैशिका जो है वो आगे जे शेप के आमाशय या स्टोमक हिंदी में बोले तो आमाशय में खुलती है। तो ग्रैशिका जो है वो आमाशय स्टोमक में खुलती है। स्टोमक जो है वो जे आकृति का एक थैलीनुमा पाउच है जो कि हमारे उदर में ऊपर लेफ्ट साइड यहाँ पर मौजूद होता है। और आमाशय जो है वो आगे चलकर खुलता है किसमें? छोटी आंत्र में। किसमें? छोटी आंत्र में। ये सीक्वेंस भी आप लोगों को याद रखना है जो यहां बता रहा हूं, छोटी आंत्र में। और छोटी आंत्र जो है वो नाम से ही छोटी आंत्र है, लेकिन लंबाई की बात करूं तो लंबाई में ये बड़ी आंत्र से बड़ी होती है। तो फिर बड़ी आंत्र को बड़ी क्यों कहा जाता है और छोटी आंत्र को छोटी क्यों? तो ऐसा व्यास के रेफरेंस में कहा जाता है, डायामीटर के रेफरेंस में कहा जाता है। बड़ी आंत्र का डायामीटर या व्यास अधिक होता है, इसलिए हम लोग उसे बड़ी आंत्र कहते हैं। अदरवाइज छोटी आंत्र जो है वो बड़ी आंत्र से बड़ी होती है लंबाई में, व्यास में बड़ी आंत्र बड़ी होती है। और छोटी आंत्र को हम लोग तीन भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम, ये 3 पार्ट है। तो आमाशय किसमें खुला? छोटी आंत्र में। छोटी आंत्र आगे खुलती है बड़ी आंत्र में, बड़ी आंत्र में। और बड़ी आंत्र आगे मलाशय, रेक्टम, और मलाशय गुदा द्वार द्वारा बाहर। तो गुदा द्वार द्वारा बाहर। तो आहार नाल जिसमें मुख से गुदा तक का भाग है और इसमें इतने जो भाग है सम्मिलित है। एनसीईआरटी लेकर बैठना और डायग्राम जरूर देखना। आहार नाल में क्या है? मुख गुहा आगे ग्रैष्नी आगे ग्रैशिका आगे आमाशय जो है वो छोटी आंत्र में, छोटी आंत्र से बड़ी आंत्र से मलाशय और लास्ट में गुदा। तो ये सीक्वेंस भी हम लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब हम लोग जो है एक एक पॉइंट को यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मुख, फिर मुख गुहा, इसी तरीके से हम लोग
हर एक को कवर करने वाले हैं पूरा डिटेल में। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, मनुष्य का पाचन तंत्र शुरू किया, जिसमें हम लोगों ने देखा कि मनुष्य का जो पाचन तंत्र है वो आहार नाल और सहायक ग्रंथियों से मिलकर बना है। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले शुरू कर रहे हैं आहार नाल। सहायक ग्रंथियों की बाद में हम लोग बात करेंगे जब आहार नाल कंप्लीट हो जाएगा तब। तो आहार नाल में पहला पॉइंट अपना मुख। मुख क्या होता है, ये जो गतिशील होठ है अपने, इनके बीच ये जो दरार नुमा रचना है यही मुख है, जो कि आगे चलकर बक्कल केविटी या मुख गुहा में खुलती है। तो देखो मुख जो है वो मुख गुहा में खुलता है और यह क्या होता है, गतिशील होठों के बीच दरार नुमा रचना जो है वही मुख है। फिर एक वर्ड है फिल्ट्रम। फिल्ट्रम सिंपल है, अपना जो ऊपरी होठ है उसमें जो ये बीच वाला धसा हुआ भाग है वही फिल्ट्रम है, ये वाला। तो मनुष्य के ऊपरी होठ का मध्य धसा भाग क्या होता है, फिल्ट्रम कहलाता है। उसके बाद देखो जो अपने होठ हैं उन होठों में ग्रंथियां पाई जाती है जिन्हें हम लोग लेबियल ग्रंथियां कहते हैं। और ये लेबियल ग्रंथियां जो है वो आंतरिक ओष्ठ या आंतरिक होठों के अंदर लेबियल ग्रंथियां पाई जाती है। और ध्यान रखना है कि ये जो ग्रंथियां है वो जो स्त्राव छोड़ती एक स्त्राव, तरल स्त्राव छोड़ती है, जिससे कि हमारे होठ नम रहते हैं और चिकने रहते हैं। उसके बाद देखो कि होठों के अंदर पेशियां पाई जाती है और उन पेशियों का नाम है ऑर्बिकुलरिस ओरिस। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि होठों की पेशियों को क्या कहा जाता है, ऑर्बिकुलरिस ओरिस। और ये जो पेशियां है वो ऐच्छिक पेशियां है, रेखित पेशियां है। ऐच्छिक या रेखित का मतलब क्या है, अपनी इच्छा अनुसार काम करते हैं, हमारी इच्छा से ये काम करती है। और इसके बाद लास्ट पॉइंट अपना कुछ स्तनियों जैसे प्लेटिपस और व्हेल में गतिशील होठ नहीं होते हैं। देखो हमारे अंदर स्तनधारियों में जो है गतिशील होठ पाए जाते हैं, लेकिन कुछ स्तनी जैसे कि प्लेटिपस और व्हेल ऐसे स्तनधारी है जिनमें गतिशील होठ नहीं पाए जाते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है प्लेटिपस। प्लेटिपस या इसे हम लोग डकबिल के नाम से भी जानते हैं। और ये प्लेटिपस या डकबिल एक ऐसा स्तनधारी है जो अंडे देता है। और ये नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंडे देने वाला स्तनधारी कौन है, प्लेटिपस या डकबिल। एनसीईआरटी में जो है इसका डायग्राम भी दे रखा है 4th नंबर चैप्टर में। और ये एनिमल टेक्सोनोमी का ही क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ आया है तो कवर कर लिया है। अब ऐसा नहीं है कि कहीं भी लेक्चर में कुछ अदर आए तो मैं उसको पूरा डिस्कस कर लूंगा। मुख के बाद अब है मुख गुहा बक्कल केविटी, जो इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, क्योंकि आहार नाल को अगर हम लोग यहीं कवर करने लगेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। इसीलिए अगला जो पार्ट है इसका वो हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। और यहाँ पर जो ये आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं हिंदी मीडियम में, बहुत ही अच्छे नोट्स है पूरे नीट लेवल के, तो आप साथ साथ नोट जरूर करते चलना। देखो मुख गुहा या बक्कल केविटी, इसमें पहला पॉइंट अपना मुख गुहा में कई दांत और एक पेशीय जीवा होती है। इसमें आप लोगों को मैं यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उनके जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। पहला क्वेश्चन कि मुख गुहा में कई दांत और एक पेशीय जीवा होती है, इसमें आप लोगों को बताना है कि एक वयस्क मनुष्य में टोटल कितने दांत होते हैं। इसके अलावा एक बच्चे में, एक किशोर बच्चे में कितने दांत होते हैं, और बच्चों में कौन सा दांत एब्सेंट होता है। कृतनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक में से इनमें से कौन सा दांत बच्चों में नहीं पाया जाता है। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर इनके आंसर देना है। तो देखो मनुष्य में कई दांत और पेशीय जीवा होती है। उसके बाद अगला पॉइंट देखो, प्रत्येक दांत जबड़े से बने एक सांचे में स्थित होते हैं और हर दांत जो है वो जबड़े से बने एक सॉकेट या सांचे में स्थित होते हैं। और इस तरह की व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, गरत दंती व्यवस्था कहते हैं। थिकोडोंट क्या कहते हैं, इस तरह की व्यवस्था को हम लोग कहते हैं गरत दंती। गरत दंती व्यवस्था कौन सी है कि दांत जो है वो जबड़े के बने सांचे या सॉकेट में स्थित हो, ऐसी व्यवस्था गरत दंती। अगला पॉइंट देखो, मनुष्य सहित अधिकांश स्तनधारियों के जीवन काल में 2 तरह के दांत आते हैं, जिसमें पहले अस्थायी दांत,
और इन अस्थायी दांत को हम लोग दूध के दांत भी कहते हैं, ठीक है, जो कि वयस्क में स्थायी दांतों में प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो अधिकांश स्तनधारियों में जीवन में दो तरह के दांत आते हैं और 2 बार आते हैं, पहले अस्थायी या दूध के दांत और बाद में स्थायी या परमानेंट टीथ। और ऐसी व्यवस्था जिनमें जीवन में 2 बार टीथ आते हैं, दांत आते हैं, ऐसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, डाइफायोडोंट, द्विबार दंती, ठीक है। तो जीवन में 2 बार, यहां लिख देता हूं, जीवन में 2 बार आते हैं, क्या कहलाते हैं, द्विबार दंती। और मनुष्य जो है वो द्विबार दंती भी है और गरत दंती भी है, ठीक है। उसके बाद मनुष्य में स्थायी दांतों की संख्या वयस्क मनुष्य में कितनी होती है, 32, जो कि क्वेश्चन वीडियो की शुरुआत में भी मैंने आप लोगों से पूछा था। उसके बाद मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं, जिनमें कृतनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। कृतनक को हम लोग इंग्लिश में इंसाइजर कहते हैं, तो इसे मैं आई से इंडिकेट कर रहा हूं, कृतनक, इंसाइजर, कृतनक, केनाइन, रदनक, प्रीमोलर, अग्रचवर्णक और मोलर चवर्णक। इसके अलावा अगर आप लोगों से मनुष्य का डेंटल फॉर्मूला, दंत सूत्र पूछ ले तो वो होता है 21-23/21-23। इसकी भी हम लोग आगे जब दांत को डिटेल में पढ़ेंगे तो ये पूरी बातें हम लोग करने वाले हैं, कुछ भी हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। अब देखो, बक्कल कैविटी को हम लोगों ने 2 भागों में बांट रखा है। पहला है प्रघाण या वेस्टिब्यूल, दूसरा है वास्तविक मुख गुहिका ओरल कैविटी प्रॉपर। प्रघाण या वेस्टिब्यूल क्या है, ये जो हमारे होठ और मसूड़ों के जो बीच का जो स्पेस है, अवकाश है, उसे हम लोग प्रघाण या वेस्टिब्यूल कहते हैं। होठ और मसूड़े और गाल और मसूड़ों के बीच का। तो प्रघाण या वेस्टिब्यूल मसूड़ों व होठ एवं गाल व मसूड़ों के मध्य स्थित अवकाश को हम लोग प्रघाण कहते हैं। दूसरा है बक्कल कैविटी का भाग वास्तविक मुख गुहिका ओरल कैविटी प्रॉपर। तो मसूड़ों को जो भीतर वाला, अंदर वाला जो भाग है उसे हम लोग वास्तविक मुख गुहिका कहते हैं। अब देखो, जो वास्तविक मुख गुहिका है, उस मुख गुहा की छत को हम लोग पेलेट या तालू के नाम से जानते हैं। ये वाली देखो, ये जो मुख गुहा में ऊपर की तरफ जो छत है उसे हम लोग तालू या पेलेट कहते हैं। उसके बाद मुख गुहा की फ्रश पर जो जीभ है वो फ्रेन्यूलम की सहायता से जुड़ा रहता है। देखो, आप लोग जब जीभ को ऊपर करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को जो है नीचे एक झिल्ली, पतली झिल्ली के जैसे पारदर्शी झिल्ली जैसी एक संरचना दिखाई देगी, जिसे हम लोग फ्रेन्यूलम कहते हैं, जिससे जीभ जो है वो हमारी मुख गुहा की फ्रश पर जुड़ा रहता है। इस वीडियो में इतना ही। अगला जो वीडियो है वो अपना तालू, पेलेट और टंग पर रहेगा, क्योंकि यह वीडियो ऑलरेडी बड़ा बन चुका है थोड़ा। तो अगले वीडियो में हम लोग पेलेट और टंग को डिस्कस कर लेंगे। और अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे YouTube चैनल फटाफट पढ़ाई को सब्सक्राइब करें।